हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भाई अभी हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चौथा चैप्टर चल रहा है और अब तक हमारे इसके 3 लेक्चर आ चुके हैं। आज इसका ये चौथा लेक्चर है। तो कल का लेक्चर जहां हमने छोड़ा था तो उससे आगे शुरू करते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो भाई कल के लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जैसे कोई संधारित्र है ना। संधारित्र क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। इसको भूसंपर्कित कर दिया हमने, है ना। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। इसके बीच में कोई टी मोटाई की कोई पट्टिका रख दी थी हमने। कितने मोटाई की रखी थी? टी मोटाई की, जिसका परावैद्युतांक था एप्सिलॉन आर और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी थी डी। तो यहाँ पर तो माध्यम बना, बाकी यहाँ पर क्या है? वायु है भाई। क्या है? वायु, एयर भरी है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी धारिता का सूत्र आया था सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। तो मैंने आपको कहा था कि यह फॉर्मूला आपको याद करना है, क्योंकि इससे बाकी के सारे फॉर्मूले आपके यानी इससे निकल के आ जाते हैं। तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जो स्टूडेंट है ना, वो सारे इस सूत्र को याद कर ले, है ना। ये उनके लिए काफी काम का होता है। बोर्ड वाले भी इस सूत्र के ऊपर न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा बनते हैं, है ना। अब देखो कैसे। इसमें केस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यानी सबसे पहला फॉर्मूला हम कौन सा निकाल सकते हैं? तो अगर ऐसा हो जाए कि D बराबर T हो, यानी ये जो T मोटाई की जो पट्टिका है ये इसमें पूरी तरह भरी हो इसके अंदर, तो क्या होगा बताओ देखिए। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D प्लस D अपॉन एप्सिलॉन आर। टी की जगह क्या रख देंगे? D से D तो कट गया, तो C बराबर क्या है? एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन आर अपॉन क्या है? D। ये कौन सा सूत्र है भाई? ये वो सूत्र है जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में, प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा होता है ना। यानी बिल्कुल एकदम एकदम फुलफिल होता है वो बीच में से ना। इन प्लेटों के बीच में पूरी जगह परावैद्युत पदार्थ भरा होता है, तब धारिता का सूत्र ये होता है इसके अंदर। इसके आगे देखो, इसके आगे अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है कि इसमें के सेकेंड के अंदर आप क्या ले लो? टी को आप 0 ले लो। जब आप टी को 0 ले लोगे तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए, ये दोनों तो 0 हो गए, तो क्या बचा? डी। ये कौन सा सूत्र है? ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है जब उसके दोनों प्लेटों के बीच में वायु भरी हो, कोई माध्यम नहीं हो, तब धारिता का ये फॉर्मूला हमें काम में लेना है। इसके आगे देखो, इससे अगला जो हो वो है आपके न्यूमेरिकल भी है और वो आपके कहने का मतलब इसका एक केस भी बन सकता है। देखो ये न्यूमेरिकल क्या है? ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ना। ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है, और जो बच्चे कंपटीशन हो रहे हैं उनको ये खास तौर से ध्यान रखना। वो क्या देगा कि ये जो टी मोटाई की जो पट्टिका है वो अगर धातु की हो तो क्या होगा? तो हम जानते हैं धातु के लिए एप्सिलॉन आर इक्वल टू होता है इनफाइनाइट, होता है नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा? सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन इनफाइनाइट। तो टी अपॉन इनफाइनाइट ये पद 0, ध्यान रखना इसको पूरे को 0 नहीं करना है कभी भी आपको, केवल कौन सा पद 0 होगा? ये वाला 0 होगा। तो सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। अब इसको थोड़ा सा घुमा कैसे सकता है? वो इनके आपको वैल्यू दे देगा, है ना। वो आपको डी की वैल्यू दे देगा, टी की दे देगा, ए की दे देगा, धारिता पोस्ट लेगा, है ना। तो आगे से आराम से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, या जो भी आपको आंसर पूछता है वो आप निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हो गया भाई आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक जो सबस्टेंस है वो पार्शियली भरा हो, यानी अंशतः भरा हो, या उसके बीच में एक पट्टिका यानी इसके बीच में एक टी मोटाई की पट्टिका रखी हो, या परावैद्युत पदार्थ अंशतः भरा हो, है ना, यानी पूर्णतः नहीं भरा हो। तो उस समय ये डेरिवेशन आपको करना है ना। अब इसके आगे देखो, अगला जो टॉपिक है वो क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करो जब उसके बीच में T1, T2, T3 शो ऑन Tn मोटाई की और एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 डॉट डॉट एप्सिलॉन Rn परावैद्युतांक की कई पट्टिकाएं रखी हो, n पट्टिकाएं रखी हो। जैसे ध्यान से देखना, बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी d, ये प्लस वाली प्लेट और ये आपकी है माइनस वाली प्लेट, इसको भूसंपर्कित कर दें। अब देखो इसके बीच में वो क्या करेगा? आप इस प्रकार ये एक पट्टी रख दी, ये दूसरी, ये तीसरी, और इसी प्रकार n पट्टियां रख दो इसके बीच, है ना।
अब देखो ये तो पहली पट्टी है, ये दूसरी, इन सब में परावैद्युत पदार्थ भरा है, लेकिन वो अलग अलग प्रकृति का है ना, सेम नहीं भरा, अलग अलग प्रकार का भरा है। और इसमें देख लो, इसमें ऐसे भरा है ना। इसकी मोटाई T1, इसकी मोटाई T2, इसकी मोटाई T3, इसकी मोटाई Tn है ना। T कितने n। इसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1, इसका एप्सिलॉन R2, इसका एप्सिलॉन R3 और इसका हो गया एप्सिलॉन Rn हो गया। तो ये भी इस प्रकार की पट्टिकाएं भरी है, तब इसके बीच में आपको या इस संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी। तो हम जानते हैं धारिता C बराबर होता है आवेश, एक प्लेट का आवेश बटा दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। अब ये जो विभवांतर है वो क्या होगा कि माध्यम, जहां जहां पर माध्यम भरा है वहां पर विद्युत क्षेत्र इंटू वो मोटाई कितनी है टोटल, जहां जहां पर माध्यम भरा है T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट प्लस Tn, इस प्रकार। कैसा है तो है ना भाई। देखो इसके बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी है ना, ये थोड़ी सी वायु भी है साइड में, और बीच में T1 T2 T3 Tn इस प्रकार की n प्लेटें हैं, जिनकी मोटाई भी अलग अलग है और जिनका परावैद्युतांक भी अलग अलग है। n पट्टिकाएं रख दी है ना। अब देखो क्या होगा, तो विभवांतर निकालने के लिए माध्यम का विभवांतर यानी विद्युत क्षेत्र, माध्यम का विद्युत क्षेत्र गुणा मोटाई प्लस निर्वात का विद्युत क्षेत्र गुणा यानी वायु की दूरी है ना, वो जो आपके वायु माध्यम दूरी है वो। जैसे हमने क्या पढ़ा था, V बराबर E गुणा D। तो विभवांतर निकालने के लिए विभवांतर दो प्रकार से होगा इसमें, एक तो विभवांतर होगा निर्वात वाला या वायु वाला, और एक होगा आपके माध्यम वाला है ना। तो जब माध्यम होगा तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र EM कर देंगे, जितने दूर में माध्यम होगा वो मोटाई यहाँ रख देंगे, प्लस बाद में करेंगे विद्युत क्षेत्र E नोड, और जितने दूर में वो होगा उसको कर देंगे हम मोटाई लिख देंगे D डैश, इस प्रकार है ना। इस फॉर्मूले रखा, पीछे का डेरिवेशन, पीछे वाला लेक्चर देख लेना, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, या कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो भाई अब प्लस का चिन्ह, अब क्या करें, अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कौन सा E नोट यानी निर्वात वाला, ये टोटल दूरी D, तो D में से इन सभी प्लेटों की मोटाई घटा दे तो बाकी जो मोटाई बचेगी, बाकी जो दूरी बचेगी उसमें वायु होगी। जैसे T1 से लेके Tn तक यहाँ तक है, इसके बीच में इधर वायु है, इसके बीच में इधर वायु है, तो जब यहाँ इधर और इधर वायु होगी तो इसका मतलब है कि D माइनस T1 प्लस T2 करने पर, यानी D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस सो ऑन Tn है ना, इस प्रकार है। तो ये जो इस प्रकार ये जो मोटाई है, यहाँ पर क्या होगा, वास्तव में विद्युत क्षेत्र कौन सा काम में लेंगे, वायु वाला। अब देखो यहाँ पर हो जाएगी धारिता हमारी C बराबर Q बटे V। V की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पर, तो V की वैल्यू क्या होगी, देखो देखिए, थोड़ा सा इसको डायग्राम को यहाँ से साफ कर देते हुए ना। अब देखो थोड़ा फॉर्मूला लंबा आएगा, इसीलिए देखो, तो C बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले बात करें आवेश Q की, तो Q बटे यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र है EM की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। क्या ऐसा ही तो होता है, देखो देखिए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R कैसा ही होता है कि इस फॉर्मूले में देखो देखिए, और ऐसा ही तो होता है। तो ये यहाँ पर उठा के रख देंगे, तो जब ये यहाँ पर उठा के रखेंगे तो इसको हम कर देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है, खास तौर से ध्यान देनी है ना, वो ये है कि जब हम यहाँ पर माध्यम का जब हम विद्युत क्षेत्र लिखते हैं, तो माध्यम के विद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, क्या उसको ऐसे लिखते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R है ना। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में दूरी कितनी हो जाती थी, T, पीछे वाले डेरिवेशन में हमने किया था। अब प्रत्येक में यहाँ पर T1 करेंगे तो यहाँ पर एप्सिलॉन R1 करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एप्सिलॉन R लिखने की बजाय इसके प्रत्येक में किसका भाग देते चलेंगे, एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 और ये हो जाएगा एप्सिलॉन Rn। इस प्रकार प्रत्येक के अंदर इसमें भाग देते चलेंगे। ये समझ में आया क्योंकि इसका यही फॉर्मूला होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। तो यहाँ पर T1 T2 सारे अलग अलग हैं और इनका परावैद्युतांक भी अलग अलग है, तो गुणा में तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा, ये इसमें यहाँ पर रख देंगे है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, केवल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वायु का है ना, वायु का विद्युत क्षेत्र है। डेरिवेशन को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं है ना, यानी ताकि इसमें यानी कम से कम स्टेप के अंदर हम इसका फॉर्मूला निकाल पाए। अब देखो Q अपॉन V की जगह क्या लिख देंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो इसमें भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों कॉमन आ गए।
तो देखो देखिए अंदर क्या बचा, अंदर बचा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 और डॉट डॉट Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn, है ना। ये हो गया यहां तक। इसके बाद में प्लस का चिन्ह, अब देखो ये रख देंगे तो ये होगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn, इस प्रकार, है ना। ये देखो और ये हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट, ये इसमें कॉमन लेके लिख दिए। अब क्या करें, अब यहां पर हम ये केस लगाएंगे और वो केस किस टाइप का होगा। अगर आप ऐसा मान लो कि D बराबर है T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट प्लस का Tn, है ना। इस प्रकार इसको आप मान लो। तो जब आप अगर इसको इस प्रकार मान लोगे तो इस प्रकार मानने पर ये देखो D और ये सारा D के बराबर, तो जब ये इसमें से इसमें घटेगा ये इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो ये हमारा पूरा पद कितना हो गया आपके 0, कितना हो जाएगा ये हमारा पद 0 हो गया। तो केवल ये हमारा पद बचा। तो C बराबर क्या है, अब देखो यहाँ पर Q है, सिग्मा को क्या लिख देंगे Q अपॉन A, तो Q से Q तो कट गया, तो A ऊपर आ गया तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन नीचे क्या बचा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 और प्लस हो गया ये Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn, है ना। ये वाला देखो ये इस प्रकार। तो यही आपके फॉर्मूला है जो आपको निकालना है ना। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हो, है ना। तो ये धारिता का आपके सूत्र हो गया। आरबीएससी के एनसीईआरटी किताब में भी आप देख सकते हो, देखो, है ना। तो ये आपके फॉर्मूला आया ये केस लगाने के बाद में। केस नहीं लगाते हो तो उसको जैसे छोड़ देना, ए एप्सिलॉन नॉट Q से Q तो कट जाएगा और आगे उसको प्लस में लिख देंगे D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट प्लस Tn, है ना। और ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा धारिता का। तो समांतर प्लेट संधारित्र में की धारिता हम किस प्रकार निकालते हैं, इन सब के बारे में बात की। अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया। इस चैप्टर के अंदर हम क्या चीज पढ़ रहे हैं वास्तव में। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रायोजित पदार्थ क्या होता है, क्या पढ़ा था, प्रायोजित पदार्थ, है ना। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, ये प्रायोजित पदार्थ क्यों पढ़ा था ये भी बात करेंगे ना। उसके बाद में हमने पढ़ा था धारिता और उसके बाद में हमने पढ़ी चालक की धारिता। तो चालक की धारिता क्या है कि हमारे C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, क्या ऐसी है कि अगर चालक गोलीय है तो हमने देखा था कि इसके आवेश धारण करने की एक क्षमता होती है और इस क्षमता को केवल एक ही तरीके से बढ़ाया जा सकता है, वो है इसका आकार या आकृति बदल दे। या तो आकृति बदल दे या इसका आकार बड़ा कर दे, है ना। आकृति बदलने पर भी बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशन नहीं आएगा, तो हमें इसका एक ही तरीका शेष बचता है जिससे हम काफी मात्रा में इसमें आवेश संचित कर सकते हैं, है ना। वो है इसका आकार बढ़ाने का। अब संधारित्र को बड़ा करते गए आपके मकान से बड़ा हो गया, है ना। मान लो किसी सुपर कंप्यूटर में इसका यूज करना है और मकान से बड़ा हो गया, है ना। फिर सुपर कंप्यूटर को कहाँ रखेंगे, टेबल जितना तो कंप्यूटर, उसका कैपेसिटर मकान जितना बड़ा, है ना। तो ये थोड़ा व्यवहारिक उपाय नहीं है ना। हालांकि ये तरीका संभव है लेकिन ये व्यवहारिक उपाय नहीं है कि हम किसी चालक के आकार को बढ़ाकर उसकी धारिता को बढ़ाएं। तो हमने क्या किया, तो हमने बनाया कैपेसिटर। क्या बनाया, कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी युक्ति है जिससे चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, संधारित्र। क्या ऐसा है, तो हमने इसकी परिभाषा में पढ़ा था। ये धारिता को हम कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम विभव को कम कर देते हैं। हम जानते हैं धारिता C बराबर होता है Q बटा V, विभव कम कर देते हैं। ये विभव को क्या कर देते हैं, कम। तो जब विभव कम होता है तो उस समय धारिता इसकी बढ़ जाती है ना। यहाँ पर हमने देखा था कि V बड़ा है V देश से, तो C देश बड़ा होगा C से। तो ये हमने इसके सिद्धांत में देखा था। कहाँ देखा था, इसके सिद्धांत में। तो हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा धारिता किसकी होती है, कैपेसिटर की। किसकी होती है, यहाँ पर तो कोई गोलीय चालक होता है या कोई भी चालक ले लो, तो चालक की धारिता है, चालक की धारिता से ज्यादा होती है कैपेसिटर की धारिता। ये हमने इसके अंदर देखा, है ना। ये हमने प्रूव करके भी देखा। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B, है ना। इससे हम इसकी धारिता का मान भी निकाल सकते हैं, कैपेसिटर की धारिता कितनी होगी, है ना। अब यहाँ पर समस्या क्या है, अब आई कि हमें यह देखना है कि चलो हमने कैपेसिटर यानी कैपेसिटर तो बना लिया, लेकिन क्या आप कैपेसिटर की धारिता को भी बढ़ा सकते हैं। मान लो इतना सा कैपेसिटर है, इसकी धारिता 2 माइक्रोफैरेड, ये आपने पंखे में यूज कर लिया मान लो। अब आपके पास में कूलर है
है ना। और कूलर में आपको धारिता चाहिए 3 माइक्रोफैराड। तो इस कैपेसिटर को बड़ा करना होगा। आप नहीं चाहते कि कैपेसिटर को बड़ा करें, तो कैपेसिटर को बड़ा किए बिना इसकी धारिता को कैसे बढ़ाएं। तो फिर हमने क्या उपाय लगाया, हमने दिमाग लगाओ देखे, यानी 2 माइक्रोफैराड का आपके पास कैपेसिटर है जो पंखे में आप यूज कर रहे हो। आप इसके आकार को नहीं बढ़ाना चाहते, इसको इतना ही रखना चाहते हो, लेकिन इसकी धारिता 3 माइक्रोफैराड करना चाहते हो। क्या करोगे आप, है ना, कमेंट बॉक्स में लिखो देखे, है ना। तो आप जैसे कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है ना। और ये हम भी सोचते हैं कि कई स्टूडेंट हमारे वीडियोज को देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इनसे इंस्पिरेशन मिलती है ना। तो मैं आपको जब भी कहूँ तो उसके अंदर कमेंट किया करो, चाहे वो गलत हो सही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब देखो, तो 3 माइक्रोफैराड का जो धारिता का जो संधारित्र है वो बनाना है आपको। अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या मैंने सही किया है, उचित परावैद्युतांक का एक परावैद्युतांक, इसमें परावैद्युत पदार्थ पढ़ लो। पीछे परावैद्युत पदार्थ पढ़ा था इसी चैप्टर में, वो यहाँ काम में आता है कैपेसिटर की धारिता बढ़ाने के लिए, है ना। इसकी कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हम परावैद्युत पदार्थ का उपयोग करते हैं। जैसे इसमें परावैद्युत पदार्थ भरेंगे, धारिता कितनी, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोड ए अपॉन बी। यहाँ पर मैंने एक शब्द बोला उचित परावैद्युतांक, है ना। हमें पता होना चाहिए कितने परावैद्युतांक का हमें ये लेना है। इसके लिए एक टेबल है, यानी शुरुआत में मैंने आपको बनाई थी, नॉर्मली जो काम में आती है वो, और किताबों में और भी बहुत ज्यादा मिल जाती है ना। हर एक के बारे में, आसू जल का कितना होता है, अब्रक का कितना होता है, पैराफिन मोम का कितना होता है, ग्लिसरीन का कितना होता है ना। सबका परावैद्युतांक इसमें दिया हुआ होता है। तो देखो ये धारिता बढ़ गई। क्या हमने ये देखा था कि माध्यम की धारिता निर्वात की धारिता की तुलना में ज्यादा होती है, ये धारिता ज्यादा है इससे। देखो इसमें तो एप्सिलॉन नोड ए अपॉन डी है, इसमें एप्सिलॉन आर गुणा में और है ना, जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से बड़ी। ये चीज भी आप ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। ये कई कॉम्पिटिशन में काम में आएगा, है ना। 4 ऑप्शन दे देगा कि परावैद्युतांक का मान हो सकता है एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, एप्सिलॉन आर इज इक्वल 1, एप्सिलॉन आर इज लेस देन 1, और चौथा ऑप्शन दे देगा वो आपको नन ऑफ दीज, है ना। तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा, हमेशा एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है ना। इसको कहीं लिख लेना, जहां हमने पढ़ा था ना वहां कॉपी के ऊपर लिख लेना। अब देखो इसके अंदर, तो ये हो गया हमारे एप्सिलॉन नोड ए अपॉन डी, और ये हो गया एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोड ए अपॉन डी। 1 से ज्यादा है तो इसका हम इसके मान को बढ़ाएगा। क्या धारिता बढ़ गई, क्या धारिता इसकी बढ़ गई। और हम कैसे बढ़ा सकते हैं धारिता, और कोई उपाय जिससे हम इसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं, और ज्यादा बढ़ाना चाहे तो फिर हमने एक उपाय और लगाया। हमने इसमें पूरे में परावैद्युतांक या पूरे में परावैद्युत पदार्थ न भरकर ये हमने टी मोटाई की पट्टिका रखी, तो धारिता कितनी होती, सी बराबर एप्सिलॉन नोड ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। देखो इससे फायदा क्या होगा हमें, इससे फायदा ये होगा कि आपके पास 2 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र तो था, और आपने 3 माइक्रोफैराड धारिता का संधारित्र बनाने के लिए इसमें परावैद्युत पदार्थ पूर्णतः भर दिया, तो धारिता बढ़ गई इसकी, है ना, सीधी सी बात। लेकिन अगर आपको 2.2 माइक्रोफैराड इतनी धारिता का संधारित्र चाहिए, फिर आप क्या करोगे, इतनी धारिता का संधारित्र चाहिए आपको केवल, तो आप क्या करोगे, दिमाग लगाओ। देखिए इसमें तो पूरा भर दिया, अलग अलग परावैद्युत यानी अलग अलग परावैद्युत पदार्थ भरकर देख लिए हमने, उसके आकार को भी थोड़ा बहुत चेंज करके देख लिया। हमें कोशिश ये करनी है कि आकार को चेंज करें ही नहीं हम, है ना, केवल परावैद्युत पदार्थ के आधार पर ही धारिता को चेंज करने की कोशिश करें। तो 2.2 माइक्रोफैराड नहीं आ रहा है, कहीं फिक्स वैल्यू आ रही है, ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, तो यह निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक उचित मोटाई की, ये मोटाई यहां से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि धारिता तो हमें पता है 2.2 माइक्रोफैराड है, प्लेटों का क्षेत्रफल हमें पता है, बीच की दूरी हमें पता है, जो परावैद्युतांक लिया वो हमें पता है, तो टी मोटाई आ जाएगी, है ना। तो टी का मान लो आया 8 mm, मान लो आया, है ना, आप कैलकुलेशन करके देख लें टी का मान। इसका मतलब आपको 1 mm की पट्टिका जब आप इसके बीच में रख दोगे इतने ही परावैद्युतांक पदार्थ की, तब आपको धारिता ये मिल जाएगी। यानी ये जो डेरिवेशन है हमने इसलिए किया है कि आप यानी जो मान आवश्यक है, जो मान आपको चाहिए, उसके हिसाब से आप धारिता प्राप्त कर सकते हो, है ना। अब देखो कितना इजी था, देखो। अब और हमने क्या किया, और हमने धारिता इसकी बढ़ानी है, तो अलग अलग प्रकार की पट्टियां रख दी हम, है ना, और अलग अलग पदार्थ की पट्टियां रखकर हमने धारिता को और अधिक बढ़ा लिया, जो इसका लास्ट डेरिवेशन था, है ना। तो ये थी भाई आपके संधारित्र की पूरी कहानी, कि संधारित्र में वास्तव में होता क्या है। ये सारी चीजें हमने अब तक क्यों पढ़ी। ये जो संधारित्र होता है, कैपेसिटर, ये जितने भी हमारे आज के इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जैसे चाहे हमारा मोबाइल हो, कैलकुलेटर हो, चाहे हमारा पंखा, कूलर, टेलीविजन,
कुछ भी यानी कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हमारी कारें हो, है ना, जो हमारी कार होती है चाहे वो डीजल पेट्रोल की हो, उसमें कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स यानी चीजें काम में आती है। तो इन सब के अंदर कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है ना, धारा को कंट्रोल करने के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए इसका उपयोग होता है। तो जो कैपेसिटर है वास्तव में इसके बहुत सारे उपयोग है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही ज्यादा आवश्यक चीज है, इसीलिए आपके पूरा इसका चैप्टर दे रखा है ना। तो ये हमारे यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए और इसके आगे देखिए अब इसमें एक न्यूमेरिकल बनता है जिसमें आपको खुद को दिमाग लगाना है ना। देखो कैसे, मान लो मेरे पास दो ये चक्तियां हैं, चक्ति और वलय में फर्क तो समझते हैं ना आप। वलय तो कड़ा होती है, चक्ति रोटी की जैसी होती है ना, अंदर से परिवेश ये बिल्कुल चपटी होती है वृत्ताकार। इसको मैंने ऐसे नहीं रखा है, इसको मैंने ऐसे रखा है। ऐसे रखने की वजह से ऐसा बनेगा, और अगर ऐसे रखी होगी तो कैसे बनेगी, ऐसी गोल बनेगी ना। इसको उठा के ऐसे रख दिया, इस पर तो प्लस आवेश दे दिया मैंने पूरी पर, और इस पर माइनस आवेश, उतना का उतना ही भू संपर्कित भी कर दिया इसको, और इससे संधारित्र बन गया डी मोटाई। इसकी त्रिज्या जो है वो है स्मॉल आर। कितनी है, स्मॉल आर। दोनों की त्रिज्या बराबर है। तो बताओ ये जो संधारित्र है इसकी धारिता का सूत्र क्या होगा। ये न्यूमेरिकल दे रखा किताब के अंदर आपके, है ना, एयरफोर्स नेवी में पूछा जाता है। तो देखो क्या होगा, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। माध्यम की बात नहीं की है ना, तो सीधा क्या लिख देंगे, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब देखो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D है, एप्सिलॉन नॉट A एक प्लेट का क्षेत्रफल ही रहते हैं हमेशा, तो क्योंकि दोनों प्लेटें बिल्कुल समान आकार आकृति की होती है। तो यहाँ पर बताओ देखिए इनका क्षेत्रफल क्या होगा। इनका क्षेत्रफल यहाँ पर हो जाएगा, ये जो चक्ति है वो वृत्ताकार है, और वृत्ताकार चीज का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन डी। ये इसका क्षेत्र, बस काम खत्म। अगर यहाँ प्लेट आयताकार ले लेता तो क्या हो जाता, अगर आयताकार ले लेता तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई अपॉन डी, बस काम खत्म। यह ध्यान रखना, ये चौड़ाई है, ये इसकी बीच की प्लेटों के बीच की दूरी है ना, दोनों में फर्क है। क्या मेरी बात अच्छे से आपको समझ में आई। और ये हमारे संधारित्र के जो नॉर्मल जितनी भी चीजें होती है वो मैंने आपको सारी बताई। अब इससे आगे देखो, तो इससे आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है उपांत प्रभाव। क्या है भाई, उपांत प्रभाव। उपांत प्रभाव, किरीट प्रभाव या फिजिंग प्रभाव या एज प्रभाव, एज इफेक्ट, है ना। देखो ये संधारित्र में किस प्रकार होता है, आरबीएससी के अंदर भी है, एनसीईआरटी में भी है ना। उपांत प्रभाव, किरीट प्रभाव, फिजिंग प्रभाव या एज प्रभाव। तो इसके अंदर वास्तव में क्या होता है भाई, कि जैसे मैं कहूं कोई संधारित्र है ना, इस संधारित्र के अंदर जो इसके जो किनारे होते हैं, ये वाले प्लेट है ना, ये किनारे तीखे होते हैं, क्योंकि जब हम आयताकार प्लेट बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ये किनारा तीखा होगा। तीखा होने के कारण सिग्मा बराबर होता है Q बटा A। जब क्षेत्रफल A घटता है, ये तीखा होने की वजह से इसका क्षेत्रफल A घट जाता है, जिससे पृष्ठ आवेश घनत्व बढ़ जाता है, कम जगह के अंदर ज्यादा आवेश आ जाता है। तो कम जगह में ज्यादा आवेश आने के कारण यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं जो होती है तो वो ज्यादा निकलने का मतलब परबल होती है ना। तो यहाँ पर ये जो विद्युत बल रेखाएं होती है बीच में तो कैसे होती है, ये प्लस वाली प्लेट और ये माइनस वाली प्लेट, तो बीच में कैसे होती इस टाइप से। लेकिन किनारों पर ये विद्युत बल रेखाएं, यहाँ पर प्लेटों के जो कोने हैं वो तीखे होने के कारण पृष्ठ आवेश घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के प्रतिकर्षण के कारण वक्री हो जाती है। कैसी हो जाती है, वक्री, ऐसी हो जाती है। इस प्रकार रियलिटी में ऐसा होता है, वक्री हो जाती है। और ये विद्युत बल रेखाएं वक्री होने के कारण इसी घटना को क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव, किरीट प्रभाव, फिजिंग प्रभाव या एज प्रभाव, है ना। 3-4 नाम, एक आध और भी है वो आपके काम करने, है ना। तो ये वास्तव में होता है उपांत प्रभाव। क्या होता है आपके, उपांत प्रभाव होता है। 1 नंबर का सवाल आ सकता है, डायग्राम भी आपको बना के आना है। अब समस्या ये है कि इसको कम करने के उपाय क्या है। ये तो हमने देख लिया उपांत प्रभाव होता है वास्तव में संधारित्र के अंदर। अब इसको कम करने का उपाय क्या है ना, ये इसके ऊर्जा संचय करने की कैपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देता है ना। तो इसको क्या है कि इसको यानी कम करने के उपाय क्या है भाई, तो इसको कम करने के उपाय ये होते हैं कि सबसे पहला तो बहुत अधिक लंबाई की प्लेटें यूज करके, अगर प्लेटें ज्यादा लंबाई की हम ले लेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाले एक आध अगर विद्युत बल रेखा बाहर निकल भी गई तो कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीच में तो विद्युत क्षेत्र ऐसा ही प्राप्त होगा, है ना। तो ज्यादा लंबाई की प्लेटें उपयोग में लेकर, या इसकी जो प्लेटें हैं इसके कोनों को थोड़ा मोटा बनाकर, मोटा बनाने का मतलब एक तो ऐसा होता है ये इस प्रकार का, एक इसको ऐसा कर दे, है ना,
इस प्रकार प्लेट को, यानी इस कोने को थोड़ा सा हम मोटा कर दे इस प्रकार। जब इसको मोटा कर देंगे तो मोटा करने की वजह से क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जिसे पृष्ठ आवेश करने पर घट जाएगा, है ना। तो ये है उपांत प्रभाव को कम करने के उपाय। बहुत अच्छा टॉपिक है। अब इसके बाद में आगे देखो, इससे अगला जो आपके भाई टॉपिक है वो है परावैद्युत भंजन। क्या है परावैद्युत भंजन? यहां पर हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे परावैद्युत भंजन, परावैद्युत भंजन, और एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य। इसको भी कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और इसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, है ना। ब्रेकडाउन नहीं है ना, ये ब्रेकअप नहीं है ना। जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में ब्रेकअप होता है ना, वो वाला ब्रेकअप नहीं है ना। कई नौजवान इसको ब्रेकअप समझ लेंगे, ये ब्रेकअप नहीं है, ये डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है ना। यानी ब्रेकडाउन का मतलब होता है भंजन। भंजन का मतलब उसका जो कोई विशेष गुण है, जब उसको वो खो देता है तो उसे वास्तव में क्या कहते हैं? भंजन कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ का विशेष गुण क्या होता है कि ये विद्युत का चालन तो नहीं करता है, लेकिन जब इसे विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तभी विद्युत प्रभाव प्रदर्शित जरूर करता है। यही तो इसकी विशेष बात है। इसके डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। तो परावैद्युत भंजन के अंदर क्या होता है कि परावैद्युत पदार्थ पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसके बाद में परावैद्युत पदार्थ है वो विद्युत का चालन करने लगता है। यानी हम जानते हैं इस प्रकृति में कोई भी कुचालक पदार्थ ऐसा नहीं है जो चालक नहीं है, यानी हर पदार्थ चालक होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जब उसके ऊपर वोल्टेज बहुत हाई लगा दिया जाता है तब वो क्या, या तो वो जल जाता है, और अगर वो जलता नहीं तो वो विद्युत धारा का वो क्या करने लगता है? विद्युत धारा का प्रवाह करने, चाहे बहुत कम हो लेकिन विद्युत धारा का उसमें प्रवाह होने लगता है। तो परावैद्युत यानी वास्तव परावैद्युत भंजन में क्या होता है कि आप इसके ऊपर जो विद्युत क्षेत्र लगा रहे हो, इस विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसके पश्चात विद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर इसमें विद्युत धारा का क्या होने लगता है? चालन होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब विद्युत क्षेत्र का मान बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसके जो परमाणु होते हैं और उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो प्रबलता से बंधे होते हैं, भाई परावैद्युत पदार्थ या कुचालक पदार्थ के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के साथ प्रबलता से बंधे रहते हैं, वो मुक्त रूप से विचरण नहीं कर सकते। इसी वजह से तो वो विद्युत धारा का चालन नहीं करते। अगर इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे, मान लो इधर धनावेशित प्लेट है, इधर ऋणावेशित प्लेट है, बहुत ज्यादा विद्युत क्षेत्र अगर हम लगा दें, है ना, इसकी जो भंजन की अवस्था है उससे भी ज्यादा लगा दें, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये आकर्षित करेगा, ये बड़ा प्रतिकर्षित करेगा। ऐसा करेगा कि नहीं करेगा? और ये इलेक्ट्रॉन एक सीमा तक ही इस बल को सहन कर सकता है, उसके बाद में इसके नाभिक के आकर्षण बल से छूट जाएगा और इसकी कक्षा से बाहर निकल जाएगा, विद्युत धारा का चालन करने लगेगा। ऐसा करेगा कि नहीं करेगा? है ना। तो परावैद्युत पदार्थ पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान जिसके पश्चात परावैद्युत पदार्थ कुचालक न रहकर विद्युत धारा का प्रवाह करने लगता है, इसी अवस्था को क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ की भंजन की अवस्था कहते हैं, है ना। अब इसके बाद में देखो परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? परावैद्युत सामर्थ्य वो होता है कि जिसमें कहने का मतलब, परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब ये होता है कि किसी परावैद्युत पदार्थ पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान, है ना, जिस तक वो परावैद्युत पदार्थ अपने इस गुण को कायम रख सकता है ना, यानी वो कितना सहन कर सकता है, यानी वो विद्युत क्षेत्र को कितना सहन कर सकता है, उसे उसकी क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। ये तो क्या बताता है कि अलग अलग परावैद्युत पदार्थ का जो सामर्थ्य होता है वो अलग अलग होता है ना। जैसे अगर मैं वायु की बात करूं तो वायु का जो परावैद्युत सामर्थ्य है वो कितना होता है? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। कितना होता है? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। यानी इतने विद्युत क्षेत्र तक ये अपने परावैद्युत पदार्थ का जो विशेष गुण है उसको बनाए रख सकता है, उसके बाद में ये गुण इसमें नहीं रहता। अलग अलग पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होगा, अभ्रक के लिए अलग होगा, पैराफिन मोम के लिए अलग होगा, है ना। तो इन सब पदार्थों के लिए क्या होगा? इसका मान अलग होगा। वायु के लिए इतना है, ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया। और इस भंजन अवस्था का मान क्या होता है कि परावैद्युत पदार्थ पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान जिसके बाद में वो अपना परावैद्युत पदार्थ का जो विशेष गुण है उसको खो देता है। और इसका मतलब क्या है कि सहन करने की क्षमता कहते हैं। तो परावैद्युत सामर्थ्य तो क्या बताता है कि प्रत्येक परावैद्युत पदार्थ की विद्युत क्षेत्र को सहन करने की कितनी क्षमता है।
और ये क्या बताता है, उस अवस्था को बताता है जिसके बाद में विद्युत क्षेत्र लगाने पर वो वंचित हो जाता है ना। तो दोनों में मेरे हिसाब से आपको फर्क अच्छे से समझ में आया होगा। और वायु के लिए परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि परावैद्युत पदार्थ पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का वह अधिकतम मान, है ना, वह अधिकतम मान जिसको कोई परावैद्युत पदार्थ सहन कर सकता है ना, जिसको कोई परावैद्युत पदार्थ सहन कर सकता है या अपने परावैद्युत पदार्थ के विशेष गुण को बनाए रख सकता है। और हर एक पदार्थ के लिए इसका जो परावैद्युत सामर्थ्य वो क्या होता है, अलग अलग होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं इसको, है ना। तो ये हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, तो बाकी काम कल पढ़ेंगे, ठीक है भाई। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।